नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। हर दिन की भांति आज भी मैं लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत प्रगतिवाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के बारे में। आज मैं बातें करूंगा आपसे प्रगतिवाद के नागार्जुन कवि के बारे में। जैसा कि उनके उपनाम को लेकर के, नाम को लेकर भी प्रश्न आता है, उनकी रचनाओं को लेकर के प्रश्न आता है, उनकी कविताओं को लेकर के प्रश्न आता है, तो हर एक तरीके से बहुत विधिवत करेंगे चर्चा एवं परिचर्चा। वैसे साथियों, जब हम छायावादोत्तर काव्य की बात करते हैं तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आप देखते हैं आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है। छायावादी युग से हट करके जब बातें की जाती है तो इसको छायावादोत्तर काव्य के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। तो हम इसके पहले प्रगतिवाद के बारे में बहुत विधिवत चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रगतिवाद है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन पर चर्चा हुई है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों की। अगर बातें करें तो इसमें आप देख रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल का नाम आता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद आपको दिख रहा है नागार्जुन कवि का नाम आता है वैद्यनाथ मिश्र, यानी हो गए 1911 ईस्वी में जन्म हुआ और 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती। कब? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन 1911 में जन्म होता है और 1998 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन का नाम आता है, 1915 ईस्वी में जन्म हुआ और 2002 ईस्वी में इनका देहांत होता है। त्रिलोचन, जिनका कि पूरा नाम वासुदेव सिंह है, 1917 ईस्वी में पैदा होते हैं और 2007 ईस्वी में मर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई? 2000 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में, मृत्यु कब हो रही? 1998 ईस्वी में, यानी 2 वर्ष पहले। फिर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में, मृत्यु कब हो रही है? 2002 ईस्वी में। और यहाँ पर आप त्रिलोचन की बात करें, 1917 में जन्म हुआ और 2007 में मरण हो रहा है। यानी अब देखो, जब आप एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं साथियों, तो इससे आपको सबसे जो बड़ा बेनिफिट मिलता है वो यह मिलता है कि आपको उनके जीवन परिचय की जो बड़ी समस्या होती है ना, जीवन परिचय को लेकर के बड़ी समस्या रहती है, वो चीज़ें आपको तैयार हो जाती हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल को किसी क्लास में मैं चर्चा करूंगा। आज की क्लास में मैं नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र पर चर्चा करने वाला हूं। थोड़ी सी अगर बात करें, नागार्जुन मूलतः प्रगतिवाद के कवि हैं। वे मार्क्सवाद द्वारा प्रभावित हैं। उनके काव्य में पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध एवं सर्वहारा अथवा समाज के गरीब वर्ग के प्रति अदम्य सहानुभूति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुन ने जो कुछ लिखा है वह जनता और जनमानस को लक्ष्य करके लिखा है। ये शोषित जनता के मूल कवि हैं। उनकी कविताएं लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के बारे में हैं। उनका दुख समुचित रूप से अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे समाज में समूची पीड़ित मानवता का दुख के रूप में व्यक्त किया है। प्रेत का बयान कविता प्राइमरी स्कूल में एक मास्टर का बयान न होकर स्वाधीन भारत के उन लोगों की दुख भरी कहानी है जो गरीबी की रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन करते हैं और भूखे रहकर भी जिंदा बने रहते हैं, अर्थात इसे एक चमत्कार मानते हैं। हमारे सहृदय जन भी ऐसा ही सोचते हैं कि भूखा रहकर आदमी क्या कभी जिंदा रह सकता है। वस्तुतः वे जानते ही नहीं कि भूख नाम की कोई चीज भी होती है इस दुनिया में। उन्होंने लिखा कि नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, तनख्वाह थी 30 सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, आपकी छाया में मैं ही था बाकी, मरकर हंस पड़ा नरक का राजा, अविश्वास की हंसी हंसी दंडपाणी महाकाल ने, वाह भाई वाह तो तुम भूख से नहीं मरे, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसा किसी व्याधि का पता नहीं हमको। जनता की व्यथा के बारे में बात करें तो उनकी कविता में जन व्यथा के बीच काफी पास बोए गए हैं। उनकी कविताएं जन सामान्य के तारतम्य की कविता हैं, साथ ही उन्हें जनता की अदम्य शक्ति में आस्था और विश्वास है। हरिजन गाथा उनका ज्वलंत प्रमाण है। उनमें लिखा, अहे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। जनता की शक्ति में वो विश्वास करते थे। जली ठूठी पर बैठ कह गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो बहुत आपने देखा कि उस समय जो शासन व्यवस्था थी, कांग्रेस का सरकार था, कई बार इनके ऊपर गलत तरीके से आक्षेप करते हुए मुकदमे कराए गए, फिर भी ये चीज़ों को उठाए। और अगर देखा जाए तो इनकी रचनाओं में अगर आपसे भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से देखा जाए तो प्रगतिवादी काव्य चेतना को अग्रसर करने वाले कवियों में नागार्जुन अग्रगण्य हैं। उनके काव्य को भावभूमि में सारा इतिहास, संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था समाई हुई है। स्वयं नागार्जुन को कहना है, उन्होंने क्या कहा अपने बारे में, ये पंक्ति कई मर्तबे आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मैं बहुजन समाज की अनुपम प्रगति के निमित्त प्रतिबद्ध हूं। ये पंक्ति या कथन किसका है? तो ये पंक्ति या कथन स्वयं नागार्जुन ने कहा, मैं बहुजन समाज की अनुपम प्रगति के निमित्त प्रतिबद्ध हूं। भाव पक्ष से अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन की कविता में पवित्र प्रणय, देशभक्ति, मानव गरिमा प्रगतिवादी भावधारा की प्रधानता रही है।
तत्संबंधी कुछ चुनिंदा उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनके माध्यम से आप जैसे देखेंगे प्रकृति चित्रण में, अचल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। प्रणय भावना में आप देखते हैं तो इनकी पंक्ति कविताएं दिखती हैं, बनाकर ठूंठ छोड़ गया पतझार उमंग असगुन सा खड़ा रहा कचनार, अचानक उमंगी डालों की संधि में छरहरी टहनी पोर पोर में गसे थे टूसे यह तुम थी। व्यंग भावना भी इन्होंने लिखा, व्यंग भी कैसा, कांटों पर नंगा सोया है, ठिठक गया मैं लगा देखने उस अवघड़ बाबा के कर्तव्य जैसी श्रद्धा, सिक्के वैसे निकल रहे हैं जैसे तैसे। प्रगतिवादी चेतना और उनकी सामाजिकता को भी इन्होंने व्यक्त किया। अधिकाधिक योगक्षेम, अधिकाधिक शुभ लाभ, अधिकाधिक चेतना कर लूं संचित लघुत्तम परिधि में, असीम रहे व्यक्तिगत हर्ष उत्कर्ष, अकेले ही सकुशल जी लूं 100 वर्ष, यह कैसे होगा यह क्यों कर होगा। देश प्रेम की भावना का भी चित्रण इन्होंने किया, खेत हमारे भूमि हमारी सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। कला पक्ष से अगर आप देखेंगे तो कला पक्ष में नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के महान शिल्पकारों में एक हैं। उनका काव्य विकासशील रहा है, उनकी धुरी जनता का जीवन है, जहां उनकी आकांक्षा ही नहीं आवेश भी हैं, वहां शाश्वत ही नहीं तात्कालिक भी हैं, विवेक ही नहीं रोटी और मुक्ति भी है, इसीलिए जनगति ही नागार्जुन की कविता की दिशा निर्धारित करती रही हैं। इनकी अगर बातें करें तो जैसे आप बहुत सारी विशेषताओं को देखते हैं, काव्य की भाषा जो थी वह ग्रामीण सरल साहित्यिक भावों के अनुसार परिवर्तित होती रही। कुछ कविताएं तो इन्होंने ऐसी लिखी जिनमें ग्रामीण सरल शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे आपने देखा होगा, दुच्ची 50 ठो रुपया लोक भाषा के अन्य शब्द खुलमुही बसफोड़ जिम्मेदारी मुच्छड़ पचिया, आपने देखा होगा धूछे ओमभरा इत्ता इत्तासा, जैसे आप देखते हैं ना, कहते हैं ना इत्ता सा इत्ता चाहिए बहुत थोड़ा सा चाहिए उसके लिए, बदकही ताल पोखर माछी सुरती नुक्कड़ छिनाल चिल्लू तलैया आदि शब्दों का इन्होंने प्रयोग भी किया है। बनकर ठूंठ छोड़ गया पतझार उलंग असगुन सा खड़ा रहा कचनार, भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया। शैलियों के भी प्रयोग में बड़ी सावधानी बरती। बिंब प्रधानता में भी इनके बिंब प्रधानता के बारे में डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने लिखा कि नागार्जुन संस्कृत के पंडित हैं, उनके ऊपर कालिदास के साहित्य का अधिक प्रभाव है, इसी के परिणाम स्वरूप उनके काव्य में कहीं कहीं उच्च कोटि का शास्त्रीय बिंब भी मिलता है। उनकी कविता बादल को घिरते देखा से दृश्य स्थूल भी पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा, अचल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अनिशय शीतल वारिकणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कविता की अगर बात की जाती है, बादल को घिरते देखा है, क्योंकि ये क्लास जो है साथियों ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसका पर्पज इतना ही होता है कि हम कम समय में बहुत कम समय लेते हुए आपको जो भी टॉपिक लेकर आएँ उनके बारे में रूबरू करा सके। तो इसलिए हमारे पास समय की पाबंदी है, हम बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए केवल और केवल आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मूल रूप से चर्चा करते हैं। आइए उन्हीं बातों को चर्चा और पर चर्चा में लाते हैं। अगर आप मूल रूप से इन बातों को जान लेते हैं तो दुनिया भर की कोई भी किस्सा लिखनी हो, कहानी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो आप बना सकते हो, लिख सकते हो। एकेडमिक अप्रोच और कॉम्पिटिटिव अप्रोच में यही अंतर होता है साथियों। आप याद करिए अपने उन समय को जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब आप जो है एमए किया होगा, जब आप पीएचडी कर रहे थे, तो आपने चीजों को बहुत ही सहजता से पढ़ा रटा। लेकिन यहाँ पर पढ़ना और रटना ही नहीं है, यहाँ पर चीजों को समझना भी है और महसूस करना है। और एक हिंदी का शिक्षक बनने से पहले आपके अंदर जब तक महसूस करने की क्षमता नहीं जागृत होती है तब तक आप अपने शब्दों का संचयन सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही मेल है, शब्दों से ही बच्चा पास है और शब्दों से ही बच्चा फेल है। तो शब्द की अपनी एक पराकाष्ठा है, उसे आपको जानना पड़ेगा, तभी आप निबंधात्मक रूप से चाहे आप जो भी परीक्षा देंगे लिखते चले जाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं हम नागार्जुन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र 1911 से 1998 ईस्वी। पहले तो आप यही जानिए कि इनका जन्म कब हुआ, 1911 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई, 1998 ईस्वी में। जन्म 1911 ईस्वी, ज्येष्ठ पूर्णिमा 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ है। एक बार उन बच्चों को भी बताना चाहूंगा, ये बैच जो भावी शिक्षक बैच 2.0 हमारा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का बैच चल रहा है, उसमें जो हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, वही मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसी को पेश कर रहा हूँ। वहाँ पर चीज़ों को बड़े अनोखे अंदाज में पढ़े, क्योंकि वहाँ का टाइम हमारा लंबा होता है।
2.5 घंटे 3 घंटे एक क्लास पर हो जाता है। यहाँ टाइम होता है कि प्रयास ये होता है कि 10-12 मिनट 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सके। तो चलिए, नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ, यानी 30 जून, अगर जो तारीख वही जाने तो 30 जून 1911 ईस्वी को जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के तरौनी मधुबनी, कहीं कहीं पर मधुबनी मिलता है, कहीं कहीं पर तरौनी मिलता है, मधुबनी नामक स्थान पर हुआ। इनका मूल नाम पूछे या असली नाम, तो मूल नाम या असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका उपनाम बाबा ठक्कर मिश्र यात्री नागार्जुन है। अब अलग अलग जगह पर पूछा जाता है कि कहां पर इनको बाबा के उपनाम से जाना जाता है, कहां ठक्कर मिश्र यात्री नागार्जुन, अभी यहां पर प्रश्न आएंगे तो उन पर चर्चा करूंगा। तो उपनाम बाबा ठक्कर मिश्र यात्री नागार्जुन हैं। इनके पिता का नाम पंडित गोकुल मिश्र है, माता का नाम उमा देवी है। उपाधि की बात करें तो काशी से शास्त्री, जबकि कलकत्ता से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त हुई, और इनका निधन 5 नवंबर 1998 ईस्वी को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करते हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। वैसे यहाँ पर हम केवल और केवल काव्य खंड के अंतर्गत केवल काव्य रचनाओं पर चर्चा करेंगे, बाकी इनके अनुदित उपन्यास भी दिखते हैं, मौलिक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, कुछ निबंधात्मक रचनाएं भी दिखती हैं। तो यहाँ पर हम केवल और केवल इनके आपसे काव्य खंडों पर ही चर्चा और पर चर्चा करेंगे। तो इनकी रचनाओं में आता है चना जोर गरम 1952 ईस्वी में। बचपन में आपने देखा होगा चना जोर गरम लाई मजाई मजेदार, ऐसे कुछ होता था ना, चना जोर गरम सैया मलाई मजेदार, जैसे भी होता था ऐसे याद कर लो। तो चना जोर गरम 1952 ईस्वी 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी। काफी इंपॉर्टेंट यह कविता है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी, इस गुब्बारे की छाया में 1989 ईस्वी, गीत गोविंद 1979 ईस्वी, जिसमें जयदेव गीत गोविंद का अनुवाद किया, यानी ये अनुदित रचना है। मेघदूत लिखा 1979 ईस्वी में, ये भी अनुदित है, कालिदास कृत मेघदूत का अनुवाद किया। विद्यापति के गीत 1979 ईस्वी, मैथिली कोकिल विद्यापति के गीतों का छाया रूप दिखाया। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली काव्य संग्रह का जो है इनका भी वर्णन मिलता है। तो इनकी रचनाओं में आपने देखा कि मुख्यतः 15 रचनाएं हैं। एक बार पुनः रिवीजन करिए, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं। चना जोर गरम 1952 ईस्वी, युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी, इस गुब्बारे की छाया में 1989 ईस्वी, गीत गोविंद 1979 ईस्वी, जो कि जयदेव गीत गोविंद का अनुवाद, यानी गीत गोविंद मेघदूत विद्यापति के गीत, और पत्रहीन नग्नगाछी ये इनकी अनुदित रचना है। तो ये तो हमने बात किया इनकी रचनाओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, बने भी हैं, चाहे आप यूजीसी की परीक्षा यानी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हों, या आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या झारखंड पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, आ गया है, जो है फॉर्म भरा गया है, उसके लिए हो, तो वहां पर चीजें काम आएंगी। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यात्री नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम था। ये संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखा करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से या संस्कृत में किस नाम से कविता लिखा करते थे, तो यात्री उपनाम से कविता लिखते थे। नागार्जुन ने 1935 ईस्वी में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अभी मैंने हाल ही दिनों में लगभग 5.5 घंटे लगातार लाइव क्लास आपको बोर्ड पर पढ़ाते हुए पूरे के पूरे पत्रकारिता को पढ़ाया है। तो वहां से आपने देखा दीपक मासिक पत्रिका है, जो कि 1935 ईस्वी में, और 1942-43 में आया विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में नागार्जुन उपनाम से रचनाओं का सृजन करते थे। इन्हें प्रगतिवाद के शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। शलाका सम्मान भी मैंने पढ़ाया, यहाँ पर शलाका पुरुष की बात किया जाता है। कई मर्तबे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि नागार्जुन को या निम्नलिखित में से किस कवि को शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, तो नागार्जुन को शलाका पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। राम के प्रति नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना है, यानी राम के प्रति ये रचना है। नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना जो है वह है राम के प्रति। राम के प्रति 1935 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में कविता छपी थी, जो लाहौर से निकली थी। अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है।
पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली भाषा में लिखा गया, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। सन 1968 में इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से निकल के आता है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की जब लिस्ट आप देखते हो तो 1968 ईस्वी में नागार्जुन को इनकी जो पत्रहीन नग्नगाछ है मैथिली भाषा में, इसी कृति पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जिसमें इन्होंने 52 कविताओं को संकलित किया हुआ है। सन 1934 ईस्वी में जैन मुनियों को संस्कृत और प्राकृत पढ़ाने के लिए काठियावाड़ गुजरात में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1935 में स्वामी केशवानंद के साथ मठ में प्राचीन भारतीय भाषाओं का अध्यापन किया। सन 1936 में वे लंका गए और वहीं भिक्षु हो गए। सन 1938 में तिब्बत की यात्रा की। सन 1945 में उन्होंने ज्ञानपीठ वाराणसी और सन 1951 में वर्मा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य भी किया। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। 1952-53 में प्रयागराज में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। 1974 में उन्हें जयप्रकाश आंदोलन में जेल जाना पड़ा। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, नागार्जुन की कविताओं को किसने नुक्कड़ कविता कहा? तो बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा। प्रेत का बयान कविता में नागार्जुन आजाद भारत के एक ऐसे अध्यापक की यथार्थ दशा का चित्रण करते हैं जिसकी मृत्यु सुख के कारण हुई। हरिजन कथा कविता में दलितों की समस्याओं का चित्रण किया है, यानी दलित रचना मानी जाएगी। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। आओ रानी नागार्जुन की व्यंग्य प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर नागार्जुन ने यह कविता लिखी थी। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आओ रानी कविता कब लिखी थी? तो यह व्यंग्य प्रधान कविता है। ब्रिटेन की महारानी के भारत आने पर नागार्जुन ने यह कविता लिखी थी। तन गई रीढ़ यह तुम थी नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविताएं हैं। गुलाबी चूड़ियां नागार्जुन की वात्सल्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में जो है इसका नाम आता है। नागार्जुन की तालाब की मछलियां शीर्षक कविता में तालाब प्रतीक है। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि तालाब किसका प्रतीक है? तो तालाब प्रतीक है प्रतिबद्ध जीवन का। किसका प्रतीक है? प्रतिबद्ध जीवन का, जहां जीवन दमित है, कुंठित है। नागार्जुन ने अपने समकालीन कवि केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओ जनमन के सजग चितेरे कविता लिखी। नागार्जुन ने चनाजोर गरम कविता भ्रष्टाचारी, सत्ता लोलुप एवं अवसर की ताक में रहने वाले तथा अपना हित साधने वाले लोगों पर लिखी थी। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई और धमाकेदार तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। पहली बात तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागार्जुन कैसे कवि हैं या किस धारा के कवि हैं? तो ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन की अगर कविताओं की बात करते हैं तो मुख्य रूप से बादल को घिरते देखा, तालाब की मछलियां, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, प्रजातंत्र का होम, ये सारी कविताएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी समय मिले तो आप लोग पढ़िएगा, तब आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नागार्जुन के संबंध में आलोचकों के मत, यानी आलोचक ने क्या कहा, जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन के विषय में कहा, प्रतिबद्ध हूं, संबद्ध हूं, आबद्ध हूं। उसकी प्रतिबद्धता बहुजन समाज के कल्याण के लिए तो है ही, अपने आप को व्यामोह से उबारने की खातिर भी है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे वह संबंध ना हो। राग से, द्वेष से, आस्था से, अनास्था से वह आबद्ध है। स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, तीसरी चौथी पीढ़ियों के दंतुरित शिशु सुलभ हास में ये आबद्ध कविताएं अधिक संयमित, सरस और मर्म स्पर्शी हैं। ये बात लिखी डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है इनके विषय में। नागार्जुन, अब देखिए बच्चन सिंह दोबारा से फिर भी लिखा बच्चन सिंह ने ही, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सधी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में वे सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों को छंदों लयों का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। तो ये कथन है बच्चन सिंह का। नामवर सिंह ने लिखा है नागार्जुन के बारे में कि वे यानी नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नामवर सिंह ने फिर लिखा कि उनकी काव्य भूमि विपुल है और विषम भी है, विपुल भी है और विषम भी है। लोकप्रियता, कलात्मकता, सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य का जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। ये भी कथन नामवर सिंह का ही है। नामवर सिंह ने फिर लिखा कि कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में वे लाजवाब हैं। उनकी बात कहने के हजार ढंग हैं। ये बात किसकी है? नामवर सिंह की। रामविलास शर्मा की बात करें तो नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप से भी हैं। ये बातें कौन लिखा? तो ये बातें लिख रहे हैं रामविलास शर्मा जी, बहुत बड़े आलोचक में नाम आता है। तो ये तो थी साथियों नागार्जुन के विषय में कुछ
खास और जरूरी बात, जहां से प्रश्न बनते हैं इसके बाहर से आपकी किसी भी परीक्षा में प्रश्न बनते भी नहीं हैं। आप चाहे पीएचडी करने चले जाइए, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, ये सबसे प्रमाणिक चीजें यही होती हैं। बाकी जैसे पंक्तियां हैं, पंक्तियों को जितना आप चीजों को उटेलेंगे उतनी ही चीजें उसमें से निकल के आती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं जहां से परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। कालिंजर का चौड़ा सीना वह भी तुम हो, ग्राम बधू की दबी हुई कजरारी चितवन वह भी तुम हो, कुपित कृषक टेढ़ी भौहें वह भी तुम हो, खड़ी सुनहली फसलों की छटा निराली वह भी तुम हो। तो ये कौन सी कविता से लिया गया है? ओ जनमन के सजग चितेरे कविता से, जो नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखी थी। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका किसके लिए लिखी थी, ये भी पूछा जा चुका कौन सी कविता संग्रह से लिया गया है। तो ओ जनमन के सजग चितेरे से। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्मित विहंगमय की कभी थकने न देती पाँख, याद आता मुझे वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान याद आते कमल कुमुदनी और मखान। तो ये सिंदूर तिलकित भाल कविता से लिया गया है। दिन दिन था धमक धमक मेघ बजे, मैल सिरी के ढेर ढेर के ताजे टटके फूल, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा रूढ़ आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इनकी पंक्ति की अगर बात किया जाता है, इनकी रचनाओं में बात किया जाए अगर खासतौर से बादल को घिरते देखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनकी यहाँ से कविताएं पूछी गई हैं। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमर चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूँ पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसे खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं न अकेला मुझे जैसे तो लाख लाख हैं कोटि कोटि हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति इनकी पूछी गई है, जो घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्दुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुख हरन मास्टर गढ़ता आदम के सांचे। बैरन की बात आप यहाँ पर देख रहे हैं। कई दिनों तक, बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, अब कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए कितनी आर्थिक रूप से तंगी थी जो है उसको व्यक्त किया है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसी में आता है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्याम नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल टीकती मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। फिर आगे देखिए, बोले तुम केवल 5 मिनट चुप रहे आदमी 10,000 बस 5 मिनट, गांधी कविता से। खादी ने मलमल से चुप चुप सांख गांठ कर डाली, बिरला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दीवाली है। देख रहे हैं ये भी जो है व्यंग कस रहे हैं। श्वेत श्याम रत्नार अकिया निहार के लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के। टिकट यानी राजनीतिक रूप से आप जब देखते हैं टिकट लोग पाते हैं, उसके लिए खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के आए दिन बहार के। 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। व्यक्ति व्यक्ति के मंदिर में विद्यमान हो, निवृत्ति मिड़ में देव तुम्ही जाज्वल्यमान हो। ये भी गांधी जी के लिए लिखी गई कविता का अंश है। तो ये था साथियों जो है नागार्जुन से संबंधित हमने महत्वपूर्ण पंक्तियों पर बात की। आइए और भी पंक्तियां देखते हैं। कर गई चाक तिमिर का सीना जोत की फाक, यह तुम थी अचानक उगमी डालों की संधि में छरहरी टहनी पोर पोर में गसे थे टूसे, यह तुम थी, या वह तुम थी कविता से लिया गया है। तो ये थे जो है नागार्जुन की पंक्तियों और नागार्जुन के बारे में मैंने प्रयास किया जो है। आइए आज का प्रश्न जिसका जवाब हर दिन की बात बच्चों आपको देना होता है कमेंट के माध्यम से। बहुत कम बच्चे जवाब देते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि प्रश्न का जवाब जरूर दिया करिए। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या समकालीन कविता। दूसरा क्वेश्चन, नागार्जुन का असली नाम क्या है? कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र या रामनाथ शर्मा। तीसरा और अंतिम प्रश्न, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, शतरंगे पंखों वाली। तो इन सारे प्रश्नों को जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से किसी एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।